मित्रों नमस्कार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में आयोजन की समीक्षा या आर्थिक नियोजन की समीक्षा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर अनिल रामटे के एसोसिएट प्रोफेसर जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा द्वारा आज के ऑनलाइन लेक्चर में मैं आर्थिक आयोजन की समीक्षा पर मैं बात करूँगा। जैसे कि हम मानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और वो विकसनशील राष्ट्र होने के कारण हमारे देश में कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि बेरोजगारी की समस्या, सामाजिक समस्या, गरीबी उन्मूलन की एक प्रकार की समस्या। तो भारत में आर्थिक आयोजन का जो प्रारंभ हुआ है वो 1950-51 से लेके आज तक, जैसे कि 12वीं पंचवार्षिक योजना खत्म होने के बाद नीति आयोजन का निर्माण हुआ और नीति आयोग के द्वारा जिस प्रकार की उद्देश्यों की पहल भारत सरकार ने की तो आज तक इसकी सफलता विफलता पर हम बात करेंगे। 1950-51 और 2001-2002 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया को मोटे तौर पर अगर देखेंगे तो इस दो अवधियों में कई प्रकार का विभक्तिकरण दिखाई देता है। 1950-51 से 1980-81 और 81 to 2021, इनमें कई प्रकार की 30 साल के अंदर हमें 1950 और 51 और 1980 और 81 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पादन नेट नेशनल प्रोडक्ट की औसत अगर देखेंगे तो वार्षिक वृद्धि दर 3.4%, 3.4% रही है और प्रति व्यक्ति वृद्धि दर 1.2% दिखाई देती है। किंतु 1980-81 से 1996-97 के दौरान ये जो दूसरी अवधि जो दिखाई देती है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था कई प्रकार के एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट जैसे प्रोफेसर राजकृष्ण के अनुसार जो वृद्धि देती है और वृद्धि में जो अवरोधक को पार कर गई है भारतीय उसमें भारत में कई प्रकार के आयोजन हुए हैं तो औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.5% दिखाई देती है और प्रति व्यक्ति वृद्धि दर 3.3% दिखाई देती है। यह आगे 96-97 और 2003-2004 इसके दौरान अगर देखें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट की वृद्धि दर 5.8% और प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि 3.8% रही है। यही 2004-2005 से 2012-13 तक इसके बीच में 7.8% और 6.3% इसमें यह प्रमाण दिखाई देता है। तो इसकी जो लगातार वार्षिक वृद्धि दर इसमें उन्नति दिखाई देती है और छठी योजना में सकल देशीय उत्पाद के 5.7% से बढ़कर 7वीं योजना में 6% और 8वीं योजना में 6.8% की वृद्धि लगातार इसमें इजाफा दिखाई देता है। एक स्वस्थ लक्षण है या आर्थिक नियोजन का एक स्वस्थ लक्षण इसमें दिखाई देता है। लेकिन 9वीं पंचवार्षिक योजना में सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि अगर देखिए तो उसमें गिर गई है, उसमें 5.4% यानी 7 इसमें 5.4% दिखाई देती है और 10वीं पंचवार्षिक योजना में इसका जो जीडीपी की जो समृद्धि दिखती है वो 7.5% दिखती है। तो इसमें 8% का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा था। 11वीं पंचवार्षिक योजना में 9% का लक्ष्य रखा था तो इसमें इसकी तुलना में अगर देखें तो घरेलू उत्पाद की वृद्धि 8.3% का रिकॉर्ड की गई है। इस प्रकार से आर्थिक वृद्धि
और प्रति व्यक्ति आय इसमें वृद्धि इस प्रकार से दिखाई देती है। तो कृषि में प्रगति, दूसरा जो उद्देश्य है भारतीय आयोजन की समीक्षा में, दूसरा उद्देश्य दिखाई देता है कृषि में प्रगति। तो कृषि में प्रगति पिछले 55 वर्षों के दौरान अगर देखेंगे तो सरकार ने प्रत्येक पंचवार्षिक योजना में कृषि तथा संबद्ध क्रियाओं और सिंचाइयों पर कुल योजना परिव्यय का 23 से 24% खर्च अभी तक किया है। यह व्यय निजी क्षेत्र द्वारा कृषि तथा छोटी सिंचाई पर विनियोग के अतिरिक्त था। इस योजना परिव्यय के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में अगर देखेंगे तो कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। जैसे कि 1965 में हरित क्रांति, गेहूं और चावल के इसमें उत्पादन में हरित क्रांति दिखाई देती है, बड़ी मात्रा में उत्पादन वृद्धि दिखाई देती है। तो इसी वृद्धि के कारण सरकार द्वारा आयोजित कई प्रकार की सीमा तक यह उत्पादन की वृद्धि पहुंच सकी। आयोजन के आरंभ में देखेंगे तो कृषि उत्पादन में वृद्धि का अधिकतर भाग कृषि अधीन क्षेत्रफल से प्राप्त किया गया और प्रति हेक्टेयर उत्पादन से अपेक्षाकृत कम वृद्धि प्राप्त हुई। जैसे 1970-71 में के पश्चात अगर देखेंगे तो कई अतिरिक्त क्षेत्र को बढ़ावा देना संभव नहीं था। फिर भी समग्र उत्पादन में वृद्धि प्रति हेक्टेयर उत्पादिता के कारण वृद्धि यानी उत्पादन में कई प्रकार की मात्रा में वृद्धि दिखाई देती है। जैसे कृषि उत्पादिता को बढ़ाने के लिए पानी, उर्वरक, कीटकनाशक या उन्नत बीजों में संवरण करना, सप्लाई करना, या इस रणनीति को लोकप्रिय रूप में लाने के लिए सरकार ने ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया। इस प्रकार की प्रक्रियाओं को जब इस प्रकार की कृषि उत्पाद बढ़ने लगी तो सरकार ने उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति कहा गया। तो हरित क्रांति के बाद कृषि विकास प्रोग्रामों की कुछ कई क्षेत्रों को चुना गया। हरित क्रांति के समय एक स्पेसिफिक क्षेत्र को, एरिया को उत्पादन निर्माण करने के लिए, कृषि उत्पादन निर्माण करने के लिए कई स्पेसिफिक एरिया को चुना गया और उसके तहत कृषि आदानों के प्रयोग की प्रगति दिखाई देती है। पहली पंचवार्षिक योजना के आरंभ में के समय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग केवल 7 लाख टन था। 2001-2002 तक यह बढ़कर 174 लाख टन हो गया, यानी 7 लाख टन से 174 लाख टन हो गया। तो अधिक उपजाऊ किस्म की बीजों का प्रोग्राम तीसरी पंचवार्षिक योजना के में चालू हुआ और 8वीं पंचवार्षिक योजना तक 774 लाख हेक्टेयर भूमि इसके अधीन लाई गई। इसका मतलब हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन बड़ी मात्रा में सफल पूर्वक दिखाई देता है। इसमें से लगभग 75% चावल और गेहूं की उन्नत किस्मों में अधीन थी। जैसे कि सिंचाई अधीन क्षेत्रफल का देखें तो 1951 में 226 लाख हेक्टेयर था। 2007-8 में 870 लाख हेक्टेयर दिखाई देता है। इसमें काफ़ी वृद्धि हुई, लेकिन साथ साथ जनसंख्या की वृद्धि भी हुई है, ये भी हम नहीं भूल सकेंगे। कृषि आदानों के प्रयोग की प्रगति विशेषकर चावल और गेहूं और आलू के उत्पादन में आश्चर्यजनक दिखाई देती है और कृषि में प्रगति का अनुमान 6% से लगाया जा सकता है। तो यह जो पंचवार्षिक योजना की जो कृषि में पंचवार्षिक योजनाओं में कृषि की प्रगति 2012 तक अगर देखेंगे तो इसमें 2012 का उत्पादन देखें तो आलू का उत्पादन 2230 लाख टन यहाँ तक जाके पहुँचा है। 2011 में 466 लाख टन था। तो इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो भारतीय आर्थिक नियोजन को हम इसमें इन प्रक्रिया को बड़ी मात्रा में सफलता
सफलता प्राप्त की हुई है, ऐसा ही मान सकेंगे। तो उद्योग में प्रगति, उद्योग में प्रगति, तो उद्योग में बुनियादी उद्योगों की प्रगति बड़ी मात्रा में हो गई है, ऐसा मानकर चलेंगे, क्योंकि रासायनिक संबंधित उद्योगों एवं कई प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति अगर देखेंगे तो मुख्यतः भारतीय उद्योगों का विविधीकरण अगर देखेंगे तो कई सारे योजनाओं के दौरान भारतीय उद्योगों में कई प्रकार का औद्योगिकरण समय समय पर हुआ है। और सरकार ने उद्योगों का विकास करने के लिए परिवहन एवं संचार के विस्तार को बढ़ावा देना, बिजली जनन एवं वितरण आदि पर भारी मात्रा में निवेश करना, ऐसे कई प्रक्रियाओं का परिव्यय अगर देखेंगे तो लगभग 53 से 55% तक इसका परिव्यय इन क्षेत्रों पर भारत सरकार ने किया है। तो इसके परिणाम स्वरूप देखेंगे तो इस्पात, एल्यूमिनियम, इंजीनियरिंग, कई प्रकार की वस्तुएं, रसायन वस्तुएं, उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादकों में भी काफ़ी प्रगति हुई है। और जब जनता पार्टी की सरकार आई छठी योजना के बाद, तो औद्योगिकरण को काफ़ी सराहना करते हुए उन सरकारों ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही कि भारत की औद्योगिक क्षमता का विविधीकरण और विस्तारीकरण, जिसमें हम सरकार का महत्वपूर्ण योगदान अगर देखेंगे तो वो औद्योगिकरण या औद्योगिक क्षमता को बड़ी मात्रा में विस्तारित करना और विविधीकरण करना इस पर रहा है। और जैसे कि मूल वस्तुओं में देश आत्मनिर्भर निर्माण करने के लिए कई प्रकार के आर्थिक आयोजन का उद्देश्य आत्मनिर्भरता निर्माण करने के लिए, और जैसे उर्वरक जैसे उद्योगों की क्षमता को तेजी से विस्तारित करने के लिए, पूंजी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि निर्माण करने के लिए प्रभावपूर्ण आर्थिक नियोजन रहा है। भारत अपने लिए आवश्यक पूंजी वस्तुओं का समय समय पर आंतरिक उत्पादन द्वारा अधिकांश उद्योगों की संभावित वृद्धि को बनाए रखने के लिए आर्थिक नियोजन में यह एक प्रक्रिया दिखाई देती है। भारत में सकल देशीय उत्पाद अगर देखेंगे तो जीडीपी, सकल देशीय उत्पाद, उसको जीडीपी कहते हैं, तो जीडीपी के अनुपात के रूप में बचत को 1950-51 में अगर देखेंगे तो 10.2% इसमें पहुंच गई है। और साथ साथ में इसका उपभोग अगर देखेंगे तो उपभोक्ता की प्रक्रियाओं में वृद्धि दिखाई देती है, लेकिन मृत्यु दर भी काफ़ी मात्रा में गिरने लगा है, क्योंकि 1965 में युद्ध हुआ, भारत में पाकिस्तान का युद्ध हुआ, कई प्रकार की महामारी भी आई है बीच में, तो उसकी जनसंख्या भी कई प्रकार की घट गई है। तो मृत्यु का दर कई आगे फिर वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाकर मृत्यु का दर भी गिरने लगा है, तो उसमें जनसंख्या बड़ी मात्रा में वृद्धि दिखाई देती है, यानी 1.64% तक वार्षिक स्तर जनसंख्या की वृद्धि दिखाई देती है। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति, खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1951 में खाद्यान्नों की उपलब्धता देखेंगे तो 144 किलो से बढ़कर 2002 में 180 किलोग्राम तक पहुंच गई है। इसका मतलब, लेकिन यह पूर्ण घट इसमें 2011-12 में 168 किलो हो गई थी, और चीनी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 5 किलो वार्षिक से बढ़कर 18.1% तक पहुंच गई। यानी इस प्रकार की चीनी खाद्यान्न में भी प्रगति हुई है या उपलब्धता दिखाई देती है। खाद्य तेलों में उपलब्धता देखेंगे तो खाद्य तेल एवं वनस्पति की औसत अगर देखेंगे तो उसमें प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो 1950-51 में 3.1 किलोग्राम थी, जो 2011-12 में यह बढ़कर 14.8 किलोग्राम की वृद्धि दिखाई देती है। तो मछली का उत्पादन देखेंगे या मछली का प्रति व्यक्ति उपभोग देखेंगे तो
किलोग्राम से बढ़कर 2004-2005 में 5.8 किलोग्राम हो गया है। और सब्जियों का उपयोग देखेंगे तो सब्जियों में 10.3 किलोग्राम से बढ़कर 30 किलोग्राम तक हो गया है। इसमें 3 गुना बढ़ोतरी या 3 गुना के बराबर इसमें वृद्धि हुई है। दूध का उपभोग अगर देखेंगे तो दूध के उपभोग में 1971-72 में देखेंगे तो यह दूध के उपभोग में गिरावट आई है। फिर भी 1950-51 में देखेंगे तो 46.8 किलोग्राम के विरुद्ध 2011-12 में 95 किलोग्राम तक वृद्धि दिखाई देती है। इस प्रकार की उपलब्धियां भारत की विभिन्न आयोजनों की समीक्षा करते समय इस प्रकार की उपलब्धियां हमारे देश में दिखाई देती है। कई प्रकार के पेय पदार्थ हैं। पेय पदार्थों में के वर्ग में भी चाय की प्रति व्यक्ति उपलब्धि जो 1953-54 में देखेंगे तो 214 ग्राम थी, इसकी जो बढ़कर इसमें बढ़ोतरी हुई है 2011-12 में देखेंगे तो 728 ग्राम हो गई है। यानी चाय पीने वाली की जनता भी हमारे देश में ज़्यादा हुई और निरमा चाय का उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ा है। कपड़े का प्रति व्यक्ति उपभोग अगर देखेंगे तो 1960 में अगर देखेंगे तो 12 या 15 मीटर से बढ़कर 2011-12 में 40.5 मीटर हो गया है। वास्तव में यह वृद्धि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी समीक्षा अगर हम टीकात्मक परीक्षण करते तो आज भी भारत भूखा कंगाल है। भारत में आज भी 21% से ज़्यादा लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ी भूखमरी की समस्या हमारे देश में है। तो कपड़े यानी निर्धनता के कारण कई प्रकार की गरीबी का अभी तक उन्मूलन नहीं हो पाया है। लेकिन एक तरफ हम आयोजन देखते हैं, भारत के आयोजन की समीक्षा में उपलब्धियां देखेंगे तो हमारे देश में कई प्रकार की वृद्धि दिखाई देती है। तो उत्पादन शुल्क बचाने के लिए देशीय उत्पादन का अल्पांकन या सहकारी और अधिक चिरस्थायी मानव निर्मित का विस्तृत प्रयोग हमारे देश में समय समय पर किया हुआ है। जैसे कि हमने खाद्यान्न, चीनी, खाद्य, चाय, दूध, अंडे, कपड़ा, घरेलू बिजली, किलोवाट, इसके अगर तुलना अगर देखेंगे तो 1950-51 से लेके 2011-12 तक कई मात्रा में इसमें वृद्धि दिखाई देती है। तो जीवन की अन्य सुविधाओं में देखेंगे तो उन्नति बड़ी मात्रा में चारों तरफ उन्नति दिखाई देती है। लेकिन इसका प्रमाण देखेंगे तो आज वैज्ञानिकता का युग है और बैटरी, सेलो, कई प्रकार इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस कहते हैं, उसका जो संशोधन हुआ है तो इसमें भी काफ़ी भारी वृद्धि हुई है। तो आर्थिक आधार संरचना, देश की आर्थिक आधार संरचना में ऊर्जा और सिंचाई एवं परिवहन का विकास अगर देखेंगे तो इसमें यह कहना पड़ेगा कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अगर इसमें देखेंगे तो आर्थिक आधार संरचना का विकास को बल देने के लिए औद्योगिकरण के कई प्रकार के प्रोग्राम को एक आधारशिला बनाकर सड़क एवं सड़क परिवहन के विस्तार के लिए, मंडी का विकास करने के लिए, सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाओं को में से कृषि को भारी प्रोत्साहन समय समय पर मिला हुआ है। और इसके तहत कई छोटे कस्बों में, गांवों में, शहरों में कारखानों एवं अन्य आधुनिक प्रतिष्ठानों को स्थापित कराने के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराई जा चुकी है। सौर ऊर्जा का निर्माण भी हमारे देश में बड़ी मात्रा में बढ़ने लगा है। तो आधार संरचना से अर्धनगरीय एवं ग्राम क्षेत्रों से जो आधुनिकीकरण का रास्ता खुला है, उस आधुनिकीकरण के रास्ते से देश की छठी योजना ने अगर देखेंगे तो छठी योजना में अर्थव्यवस्था, इस अखंड महाद्वीप अर्थव्यवस्था को बनाने रखने के लिए एक आधार संरचना, एक बड़ी आधार संरचना का निर्माण किया गया है, जिसमें सिंचाई, संचयन गृह तथा नहरों का जाल, पन बिजली
एवं तापीय बिजली का उत्पादन, क्षेत्रीय बिजली ग्रिड या व्यापक बिजली चलित रेल व्यवस्था, इसको तेजी से बढ़ने के लिए या सड़क परिवहन संचालन में कई प्रकार का बदलाव करके राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों को अधिकांश शहरों से केंद्रों तक या केंद्रों को संबंध रखने वाले कई प्रकार की भारत को संसार के दूसरे देशों से जोड़ देने वाली एक दूर संचार व्यवस्था का भी निर्माण, इस प्रकार का आयोजन भारतीय आर्थिक आयोजन में समय समय पर उसमें वृद्धि हुई है, ऐसा दिखाई देता है। निर्यात का विविधीकरण करना तथा आयात का प्रतिस्थापन करना, यह भी आर्थिक आयोजन का उद्देश्य रहा है। औद्योगिकरण की नीति के परिणाम स्वरूप अगर देखेंगे तो भारत की पूंजी वस्तुओं के आयात के लिए विदेशों पर निर्भरता कम हो गई है। इसी प्रकार बहुत सी उपभोग्य वस्तुएं जिनका पहले आयात किया जाता था, अब वो देश में ही उत्पन्न होने लगी है और इससे आयात प्रतिस्थापन हुआ है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ है। और इसका परिणाम देखें तो भारत के निर्यात की वस्तु संरचना, कमोडिटी कंपोजिशन अगर देखेंगे तो निर्मित वस्तुओं, कच्चे खनिजों एवं इंजीनियरिंग सामानों के पक्ष में बड़ी मात्रा में हो गई है, ऐसा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से निर्यात का विविधीकरण एवं आयात प्रतिस्थापन में शुरुआत भारतीय आयोजन में दिखाई देती है। भारत के लोगों को जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, जीवन यापन में बड़ी मात्रा में वृद्धि दिखाई देती है, जबकि 1951 में एक भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा देखेंगे तो 32 वर्ष थी। भारतीय लोगों का आयु मर्यादा 32 वर्ष थी 1951 में, जो 2001 में 65 वर्ष तक हो गई है। इसका मुख्य कारण चेचक जैसे बीमारियों का उन्मूलन करना, मलेरिया का उन्मूलन करना या जनसंख्या वृद्धि में कई प्रकार की रोग, उसको कहते हैं, कई प्रकार के डिसीज फैले थे, जैसे कि हैजा का महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे देश में दिखाई देता था। उसको भारी मात्रा में उसकी कमी आई है और इसके अतिरिक्त अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था भी हमारे देश में, जैसे शिशु मृत्यु दर में एक भारी गिरावट आई है, भारी कमी आई है और इसके कारण अल्पपोषण अधिकतर जनता के घटिया स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। जैसे जीवन यापन की अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे तो उसमें कई मात्रा में उपलब्धियां और वृद्धि हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार से भारतीय आर्थिक आयोजन की समीक्षा करते समय इस विशाल शिक्षा प्रणाली का विकास किस मात्रा में होता है, इसका भी उल्लेख करना बहुत जरूरी होता है। भारत में योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर देखेंगे तो शिक्षा व्यवस्था, बृहद शिक्षा व्यवस्था, जो दुनिया की दूसरी नंबर से पाई जाती है। दुनिया में दूसरी नंबर की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था भारत में दिखाई देती है। और तो इसका विकास 2004-5 तक अगर देखें, 2004-2005 तक देखेंगे तो भारत में प्राथमिक और मिडिल स्तर की कक्षा 6 से 8 तक कुल नामांकन 18.2 करोड़ तक पहुंच चुका था और माध्यमिक शिक्षा में जैसे 9वीं से 10वीं तक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक 11वीं और 12वीं का नामांकन अगर देखेंगे तो 3.7 करोड़ तक पहुंचा था। तो कुल मिलाकर स्कूली शिक्षा में नामांकन 21.9 करोड़ लोगों तक यह शिक्षा पहुंच चुकी है और उसको गौरवान्वित कहते हैं। लेकिन भारत की जनसंख्या 1939 करोड़ तक हो चुकी है और आज देखेंगे उसकी तुलना में अगर देखेंगे तो काफ़ी गंभीर समस्या भी, सामाजिक समस्या दिखाई देती है। देश में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर सकल नामांकन का अनुपात 96% तक पहुंच चुका है और 1 से 8 के बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले का प्रतिशत 51% हो चुका है। ये काफ़ी अधिक है और आयु उसकी देखेंगे तो वर्ग
यानी इसकी आयु वर्ग देखेंगे 14 से 18 वर्ष के बीच में उच्चतर माध्यमिक में 40% नामांकन रहा है, जबकि कक्षा 1 से 10 के बीच में पढ़ाई छोड़ने वाला अनुपात 62% हो चुका है। तो ये जो भारत के आयोजन की समीक्षा करते समय विशाल शिक्षा प्रणाली का विकास एक तरफा दिखाई देता है, तो दूसरी तरफा उसका निगेटिव इफेक्ट भी काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उच्च शिक्षा का ढांचागत विकास अगर देखें तो 2005-2006 में देश में 378 विश्वविद्यालय थे। 378 विश्वविद्यालय 2005-2006 में थे, जो 18,064 महाविद्यालय उस समय में थे और 110 लाख विद्यार्थी नामांकित थे। जबकि यह संख्या 1984-85 में 34 लाख हो गई थी और 110 लाख विद्यार्थियों ने 89% स्नातक पाठ्यक्रमों में और 9% स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में, इसकी मात्रा अगर देखेंगे 0.6% शोध में और 1% डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में नामांकित की थी। तो आज भी संशोधन में काफ़ी कम मात्रा है, 0.6% है, तो इसमें काफ़ी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और नई आर्थिक नीति के तहत या नीति आयोग में संशोधन को बढ़ावा दिया गया है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। उच्च शिक्षा में वर्ष 2004-2005 में सकल नामांकन अनुपात देखेंगे तो 11% तक पहुंच चुका था और वैश्विक औसत देखेंगे तो 23.2 था। इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और प्रबंधन के शिक्षा संस्थानों में अगर देखेंगे तो उसमें स्थापित उत्कृष्टता इसमें स्थापित करने के लिए कई प्रकार की सफलता पाई गई है और इसके अतिरिक्त कृषि और विज्ञान के हेतु अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में बड़ी मात्रा में वृद्धि दिखाई देती है। यह सब परिणाम इसका परिणाम अगर देखेंगे, इसका परिणाम स्वरूप अगर देखेंगे तो देश के विश्व में शिक्षित और प्रशिक्षित मानव संसाधन विकसित करने वाला चीन के बाद सबसे बड़ा देश अगर कोई दूसरा होगा वो भारत है। तो इसमें दूसरा बड़ा देश बन चुका है। देश में आज 373 विश्वविद्यालय और 18,064 महाविद्यालय और 1.52 लाख माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और 10.43 लाख प्राथमिक और मिडिल विद्यालयों सहित शिक्षा का ढांचा बड़ी मात्रा में वृद्धिगत हो रहा है और इससे वर्तमान स्थिति में काफ़ी मात्रा में वृद्धि हुई। तो आज मैं यहाँ इस लेक्चर को विराम देता हूँ। थैंक यू।